हम आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई साधारण लेख या नीरस शोध पत्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद व्यक्तिगत, जीवंत और बहुत ही प्रेरणादायक संस्मरण है, ये संस्मरण श्री आलोक जायसवाल द्वारा लिखा गया है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन चेन्नई संभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। सही कहा। और साथ ही सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट भी हैं। उन्होंने अपनी इस कहानी को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, मेरी स्काउटिंग यात्रा। बहुत ही सटीक शीर्षक है। तो आज के हमारे इस विचार विमर्श का मिशन ये समझना है कि कैसे स्काउटिंग केवल स्कूलों में की जाने वाली एक अतिरिक्त गतिविधि, मतलब जिसे हम अक्सर सिर्फ एक को करिकुलर एक्टिविटी मान लेते हैं, हाँ, बस वही तक सीमित नहीं है। यह असल में चरित्र निर्माण, अनुशासन और पूरे जीवन को एक खास नजरिए से जीने की एक विस्तृत पद्धति है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से शहर से शुरू हुई ये यात्रा हम राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व तक पहुंचती है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। मतलब जब हम इस संस्मरण को पढ़ते हैं तो यह हमें एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, या आप कहें माइक्रो स्तर पर, हाँ, माइक्रो स्तर पर यह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक युवा संगठन का असर असल जिंदगी में कैसा होता है। ये बात बहुत गहरी है। आलोक जी की ये यात्रा हमें ये समझने का बेहतरीन मौका देती है कि बचपन में बोए गए अनुशासन और समाज सेवा के बीच कैसे समय के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लेते हैं। सही कहा। ये एक तरह से एक केस स्टडी है कि कैसे कोई इंसान अपने शुरुआती अनुभवों को अपनी पूरी जिंदगी का मजबूत आधार बना सकता है। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत जिस जगह से होती है, वो जगह ही अपने आप में किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। सिवनी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, चलिए 1980 के दशक में चलते हैं, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। सिवनी को मोगली की धरा भी कहा जाता है। वही मोगली जिसे हम रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक से जानते हैं। एकदम सही। और ये तथ्य कितना दिलचस्प है कि उसी मोगली को स्काउटिंग की दुनिया में पहला कब, मतलब सबसे युवा स्काउट माना जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत संयोग है ना? 1984-85 के दौरान शासकीय महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हुए आलोक जी का परिचय इस अद्भुत दुनिया से हुआ। और उनके शिक्षकों की भूमिका वहाँ बहुत अहम रही। हाँ, उनके स्काउट मास्टर श्री बनोदिया सर और श्रीवास्तव सर, जिन्हें सब प्यार से लाला सर कहते थे। बिल्कुल, लाला सर। उन्होंने सबसे पहले इस यात्रा की नींव रखी। स्रोत में एक विवरण बहुत ही खूबसूरती से उभर कर आता है। नानी कन्हान नाम के वन क्षेत्र में उनका पहला कैंपिंग अनुभव। वो अनुभव तो सच में, जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो पहली बार अपनी कक्षा की 4 दीवारी से बाहर निकलकर सीधे घने जंगलों के बीच रहने जा रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बचपन के ये शुरुआती अनुभव ही हमारे व्यक्तित्व का सबसे स्थायी हिस्सा बनते हैं। अक्सर हमारी शिक्षा व्यवस्था बंद कमरों तक सीमित रहती है। बिल्कुल, लेकिन नानी कन्हान के जंगलों में प्रकृति के बीच सीखना, खुद अपना तंबू लगाना, ये सब एक बच्चे के लिए दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वो किताबी ज्ञान से बाहर आ जाता है। हाँ, ये उसे सीधे जीवन के कौशल या कहें लाइफ स्किल से जोड़ देता है। इसके बाद 1986 में जब वे कक्षा 6 में मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गए तो ये जुड़ाव और भी गहरा हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण उनका अपना परिवार था। संस्मरण का वो हिस्सा सच में बहुत भावुक करने वाला है। उनके पिता श्री एस.एस. जायसवाल उसी विद्यालय में शिक्षक होने के साथ साथ एक स्काउट मास्टर भी थे। एक बहुत बड़ी प्रेरणा। आलोक जी ने लिखा है कि कैसे वे बचपन में अपने पिता की स्काउट यूनिफॉर्म पहनकर खुद को एक असली स्काउट महसूस करते थे। ये एक बहुत ही प्यारा दृश्य है। ये सोचने वाली बात है कि वो केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से अनजाने में अपने पिता की विरासत और उनकी जिम्मेदारियों को ओढ़ने जैसा था। सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जिम्मेदारी केवल आईने के सामने खड़े होकर यूनिफॉर्म पहने तक सीमित नहीं रही। वो मैदान में भी उतरे। हाँ, उसी विद्यालय में श्री आर.पी. कोहरू जैसे अनुभवी और प्रशिक्षित लीडर के मार्गदर्शन में उन्होंने बैनगंगा नदी के तट पर सेवा शिविरों में काम करना शुरू किया। वो जो दशहरा और मकर संक्रांति वाले शिविर थे। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो पेड़ लगाना हो या फिर उन बड़े और भीड़-भाड़ वाले पर्वों पर लगने वाले शिविरों में सेवा देना हो, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन सब में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुझे यहाँ एक बात पूछनी है। जब हम मेलों और त्योहारों की बात करते हैं
तो वहाँ हजारों लाखों की भीड़ होती है। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो एक युवा स्काउट के रूप में उस भारी भीड़ में सेवा देना कितना मुश्किल रहा होगा। ये कोई मामूली खेल तो नहीं है। रास्ता दिखाना, हाँ, ये सब महज एक शौक नहीं हो सकता। ये असल में टीम वर्क, सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना का वो व्यवहारिक शिक्षण है जो दुनिया की कोई भी पाठ्यपुस्तक नहीं सिखा सकती। किताबी ज्ञान से बहुत आगे की बात है ये। जब कोई बच्चा ये सब करता है तो वो अनजाने में संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट और सहानुभूति सीख रहा होता है। ये बहुत ही शानदार विचार है। अक्सर हम देखते हैं कि बचपन के शौक कॉलेज आते आते पीछे छूट जाते हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम 1990 के दशक में प्रवेश करते हैं। महाविद्यालय की शिक्षा के दौरान आलोक जी रोवर स्काउट बन गए। अब जो लोग स्काउटिंग की दुनिया से वाकिफ नहीं है, उनके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि रोवर दरअसल क्या है। हाँ, ये युवा वयस्कों का एक वर्ग होता है जहां जिम्मेदारियां और भी बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। फिर 1995 का वो साल आता है जो उनकी यात्रा में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ लेके आया। पचमढ़ी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में रोवर रेंजर्स समागम। हाँ, और नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन हुआ। वो पचमढ़ी का शिविर सच में एक मील का पत्थर है। इसे सिर्फ एक इवेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। तो इसे किस तरह से देखें? देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का सीधा मतलब है राष्ट्रीय एकता शिविर। संस्मरण में वो पल इतने जीवंत तरीके से लिखा गया है कि पढ़ते हुए महसूस होता है जैसे हम खुद वहां मौजूद हों। वो कैंप फायर वाला दृश्य। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, पचमढ़ी के घने जंगल, रात का समय, बीच में जलती हुई कैंप फायर की आग और उसके चारों ओर पूरे भारत के अलग अलग कोनों से आए युवा बैठे हैं। एक अद्भुत नजारा। उसी कैंप फायर में असम का बिहू नृत्य प्रस्तुत किया गया। आलोक जी के लिए ये पल सच में आंखें खोलने वाला था, क्योंकि पहली बार उन्होंने भारत की इतनी विविध संस्कृति को इतने करीब से देखा। उस रात उस कैंप फायर की रोशनी में उन्हें पहली बार ये गहरे से महसूस हुआ कि भारत कितना विशाल और विविध है। और इसी पल ने उनकी सोच को इतना प्रभावित किया कि वंस अ स्काउट ऑलवेज अ स्काउट, यानी एक बार स्काउट हमेशा स्काउट का मंत्र उनके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया। अगर हम इस घटना का विश्लेषण करें तो जब अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों के युवा एक ही आग के चारों ओर एक साथ बैठते हैं, एक साथ गाते और नाचते हैं, तो वो केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रह जाता, वो भारत की विविधता में एकता का एक जीता जागता अनुभव बन जाता है। बिल्कुल। इस अनुभव ने आलोक जी के नजरिए को उनके स्थानीय शहर सिवनी से निकालकर सीधे राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत कर दिया। उनकी सोच का दायरा बड़ा हो गया। और इसके बाद का उनका सफर इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित रहा। 2001-2002 के दौरान उन्होंने अपनी पहली टोली का संचालन किया और एनसीसी के ए, बी और सी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए। एनसीसी का जिक्र आना ये दिखाता है कि वे लगातार खुद को शारीरिक और मानसिक अनुशासन के एक बहुत ही सख्त ढांचे में ढाल रहे थे। हाँ, वो अनुशासन उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। और ये निरंतरता आगे भी बनी रही, जो उनके पेशावर जीवन में भी दिखाई दी। 2007 में वे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस से जुड़े, जहां उनकी नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय कालीकट में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में हुई। संगठन ने भी उनकी इस मजबूत पृष्ठभूमि को पहचाना। 2008 में त्रिशूर में आयोजित बेसिक स्काउट मास्टर कोर्स के लिए उन्हें चुना गया, जिसके लीडर ऑफ द कोर्स श्री ब्रिजेश कुमार थे। फिर 2011 में हैदराबाद संभाग के शिवरामपल्ली में श्री जनार्दन आचार्यलू के नेतृत्व में उन्होंने अपना एडवांस्ड स्काउट मास्टर कोर्स भी पूरा किया। और इसका परिणाम भी बहुत जल्दी देखने को मिला। हाँ, इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि 2012 में केंद्रीय विद्यालय खम्मम में उन्हें सर्वश्रेष्ठ यूनिट लीडर का पुरस्कार मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यहां से ये कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित और दिलचस्प मोड़ लेती है। साल 2012 जब इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारे जीवन में अपनी जगह पक्की कर रहे थे, हाँ, वो डिजिटल क्रांति का शुरुआती दौर था। आलोक जी ने पारंपरिक स्काउटिंग को एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। उन्होंने डिजिटल दुनिया के दरवाजे स्काउटिंग के लिए खोल दिए। ये हिस्सा वाकई में बहुत खास है ना? उन्होंने स्काउटिंग का पहला ब्लॉग बनाया, bsgkvsok.wordpress.com, और स्काउटिंग के विचारों, नियमों और गतिविधियों को इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही इनोवेटिव कदम था। और मजे की बात यह है कि 2012 में शुरू हुआ ये ब्लॉग आज भी इंटरनेट पे मौजूद है और काफी लोकप्रिय भी है। इस कदम की अहमियत को हमें थोड़ा गहराई से समझना होगा। जी, बताइए। अक्सर ये माना जाता है कि पारंपरिक मूल्य, संस्थाएं और पुरानी पद्धतियां समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई हैं। बिल्कुल,
कई बार वे तकनीक के साथ कदम नहीं मिला पाती और पीछे छूट जाती हैं। लेकिन आलोक जी पेशे से एक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, जो वैसे भी सूचनाओं, किताबों और ज्ञान का प्रबंधक होता है। उनका काम ही सूचनाओं को सहेजना और बांटना है। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर स्काउटिंग को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उनके ही माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। यानी पारंपरिक मूल्यों की डिजिटल डिलीवरी। एकदम सही। उन्होंने स्काउटिंग को डिजिटल माध्यम से जोड़कर ये साबित कर दिया कि पारंपरिक मूल्य समय के साथ प्रासंगिक बने रहने के लिए तकनीकी नवाचार को अपना सकते हैं और तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज की स्क्रीन केंद्रित पीढ़ी को अनुशासन, प्रकृति और सेवा से जोड़ने के लिए ये ब्लॉग एक बेहतरीन पुल का काम करता है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर अपनी निजी या पेशेवर जिंदगी में सोचते हैं कि हमारी पुरानी परंपराएं और आधुनिक तकनीक एक साथ नहीं चल सकती, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये नवाचार दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो तकनीक भी एक बेहतरीन उपकरण बन जाती है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है सीखने के लिए। और इस डिजिटल नवाचार के बाद उनकी असल दुनिया की यात्रा भी और तेज गति से आगे बढ़ती है। 2013 में उनका स्थानांतरण केंद्रीय विद्यालय गिलनगर, चेन्नई में हुआ। चेन्नई आने के बाद उनके सफर में एक नया पड़ाव आया। हाँ, यहाँ से उनके नेतृत्व का एक नया चरण शुरू होता है, जहाँ वे सीखने वाले से सिखाने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। वे केवल अपने स्कूल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संभागीय स्तरीय शिविरों में सह प्रशिक्षक की भूमिका निभाने लगे। उनका अनुभव अब दूसरों के काम आ रहा था। और फिर आता है 2019 का वो साल जो किसी भी स्काउट के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। उन्होंने डोडाबल्लापुर के एनी बेसेंट पार्क में अपना प्रतिष्ठित हिमालय वुड बैच, या जिसे HWB कहते हैं, वो प्रशिक्षण पूरा किया। ये बहुत ही अहम प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण के लीडर तत्कालीन राज्य संगठन आयुक्त श्री SSH जैदी और श्री विनोद तिवारी जी थे। अब जरा रुकिए, जो श्रोता इस हिमालय वुड बैच के बारे में नहीं जानते, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बैच है क्या? क्या ये खेलकूद में मिलने वाले किसी मेडल जैसा है? नहीं, ये कोई साधारण मेडल या बैज नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर आसान शब्दों में समझना हो तो समझ लीजिए कि हिमालय वुड बैज स्काउटिंग की दुनिया का ब्लैक बेल्ट है। क्या बात है, ब्लैक बेल्ट? या कह लें कि ये इस क्षेत्र में एक तरह की PhD है। इसे हासिल करना स्काउटिंग में एक बहुत बड़ा मुकाम माना जाता है। यानी ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि ये इस बात का आधिकारिक प्रमाण है कि व्यक्ति ने स्काउटिंग के सिद्धांतों, उसके दर्शन और उसके नेतृत्व के तरीकों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। मतलब वो अब एक मास्टर बन चुका है। हाँ, वो अब केवल एक स्काउट नहीं है, बल्कि वो भावी लीडर्स को तैयार करने वाला एक मास्टर बन चुका है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चेन्नई डिवीजन में एक बेहद ऊर्जावान लीडर श्री गौरव भुवन बाबू के नेतृत्व में काम करते हुए आलोक जी ने इसी वुड बैच के ज्ञान का उपयोग करके भावी स्काउट मास्टर्स की एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में अपना योगदान दिया। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे ज्ञान की एक मशाल है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपी जा रही है। बिल्कुल, यही स्काउटिंग का असली सार है। 2024 में प्री ALT के लिए उन्हें फिर से पचमढ़ी के उसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में चुना गया, जहां से उनके राष्ट्रीय सफर की शुरुआत हुई थी। हाँ, वही पचमढ़ी। वहां उन्होंने श्री T श्रीनिवासन और श्री प्रकाश के साथ ये कोर्स पूरा किया। और फिर वो खास मौका आया। उनकी जिंदगी का वो क्षण जिसे इस संस्मरण में बहुत ही भावुकता के साथ एक सपने का सच होना कहा गया है। ये अवसर था राष्ट्रीय डायमंड जुबली जम्बूरी में भाग लेने का। जम्बूरी। अब जम्बूरी भी एक ऐसा शब्द है जिससे समझना जरूरी है। जम्बूरी कोई छोटा मोटा कैंप नहीं होता। नहीं, ये बहुत विशाल होता है। ये हजारों स्काउट्स और गाइड्स का एक विशाल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जमावड़ा होता है, एक तरह का महाकुंभ। महाकुंभ बिल्कुल सही शब्द है। इस खास डायमंड जुबली जम्बूरी में चेन्नई संभाग ने KVS की ओर से मेजबानी की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जम्बूरी में मेजबानी करना अपने आप में एक बहुत बड़े प्रबंधन कौशल की मांग करता है। मैनेजमेंट स्किल्स की कड़ी परीक्षा होती है वहाँ। हाँ, वहाँ देश भर से आए हजारों बच्चों के ठहरने, खाने, उनके कार्यक्रमों और सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। और ये कौशल उन्होंने कहीं और से नहीं सीखा था। बिल्कुल, ये वही कौशल है जो उन्होंने बचपन में सिवनी के मेलों में भीड़ को संभालते हुए सीखा था, जो अब इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर काम आ रहा था। क्या गजब का कनेक्शन है। बचपन में बोया गया वो बीज अब सच में एक विशाल पेड़ बन चुका है। और अब 2025 में एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, 2025 में उन्हें चेन्नई संभाग में सहायक राज्य संगठन आयुक्त,
ASOC और असिस्टेंट लीडर ट्रेनर ALT का ऑनरेबल चार्ज सौंपा गया है, जिसका प्रशिक्षण उन्होंने श्री SS रॉय के नेतृत्व में पूरा किया है। इतनी लंबी यात्रा, इतने सारे कड़े प्रशिक्षण, इतने सारे स्थान और अहम पद, ये सब देख के मन में एक सवाल उठता है। वो सवाल क्या है? तो इसका असल मतलब क्या है? ये सब किसी ऐसे इंसान के लिए क्या मायने रखता है जिसका स्काउटिंग से सीधा कोई लेना देना नहीं है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष को निकालें तो ये रॉबर्ट बेडन पावेल, जिन्होंने 1907 में स्काउटिंग की शुरुआत की थी, उनके द्वारा देखे गए एक सपने की सफलता की कहानी है। उनका विजन क्या था? उनका सपना था विश्व बंधुत्व का, जो आज एक जन आंदोलन बन गया है। इस कहानी का असल मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे संस्थान सिर्फ बच्चों को किताबी या अकादमिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो जीवन जीने की कला भी सिखा रहे हैं। वे स्काउटिंग जैसे आंदोलनों के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों में सर्वांगीण गुणों का विकास कर रहे हैं। आलोक जी जैसे लीडर्स की वजह से ही अनुशासन, सद्भावना, प्रकृति से प्रेम और संगठन की भावना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंच रही है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। हाँ, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब कोई संस्थान और व्यक्ति एक ही नेक लक्ष्य के साथ जुड़ते हैं तो समाज में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाना कितना स्वाभाविक हो जाता है। इन सभी बातों को समेटते हुए पूरे स्रोत से जो सबसे बड़ा टेक अवे या मुख्य निष्कर्ष हमारे सामने आता है वो ये है कि स्काउटिंग को लेकर हमारी आम धारणा अक्सर बहुत सीमित होती है। लोग इसे सिर्फ एक स्कूल एक्टिविटी समझते हैं। हमें लगता है कि ये केवल कुछ खास तरह की गांठ बांधना, सीटी बजाकर लाइन में खड़ा होना या जंगलों में तंबू लगाना है। लेकिन आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि यह सेवा, साहस, नेतृत्व, आत्मविश्वास और सहयोग जैसे गंभीर जीवन मूल्यों को विकसित करने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक जीवन भर की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, ये हमेशा चलती रहती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये स्काउटिंग माइंडसेट हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। वो कैसे? भले ही किसी ने अपने जीवन में कभी आधिकारिक तौर पर स्काउट की यूनिफॉर्म न पहनी हो, फिर भी इस नजरिए से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मतलब कोई भी इस मानसिकता को अपना सकता है। बिल्कुल, चाहे हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो या घर संभालते हो, अनुशासित रहना, सूचनाओं के भारी शोर के बीच सही जीवन कौशल सीखना, टीम के साथ मिलकर काम करना और अपने समाज में समता और सद्भावना के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना, यही वो चीजें हैं जो हमें एक बेहतर नागरिक बनाती हैं। सच में आलोक जी का संस्मरण इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि एक अकेले व्यक्ति की लगन और नवाचार की सोच कैसे पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। आज के इस विस्तृत और रोचक विचार विमर्श से हमें ये देखने को मिला कि कैसे सिवनी के जंगलों में, प्रकृति के बीच और मेलों की भीड़ में बिताए गए बचपन के कुछ पलों ने एक व्यक्ति के जीवन की पूरी दिशा ही तय कर दी। और उसी नींव पर वे आज राष्ट्रीय स्तर के लीडर बने हैं। उसी नींव पर चलकर वे आज एक राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता बन गए हैं। ऐसे में आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मन में छोड़कर जाना लाजमी है। श्रोताओं के लिए एक विचार। जरा शांति से सोचिएगा, हमारे अपने बचपन के वे कौन से छोटे, बिल्कुल अनजाने अनुभव या खेल खेल में की गई गतिविधियां रही होंगी जिन्हें हम शायद भूल भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने हम पर गहरा असर डाला है। लेकिन उन्होंने चुपचाप हमारे आज के सबसे मजबूत जीवन मूल्यों की नींव रख दी है। वो कोई छोटी सी घटना भी हो सकती है। वो कौन सी नानी कहान की यात्रा या पिता की यूनिफॉर्म थी जिसने हमें वो बनाया है जो आज हम हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। हमारी जिंदगी की दिशा अक्सर उन्हीं छोटे छोटे अनुभवों से तय होती है जिन्हें हम शायद उस वक्त पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक साधारण से लगने वाले संस्मरण से शुरू हुई इस यात्रा ने आज हमें समाज, अनुशासन, तकनीक और निस्वार्थ सेवा के कितने ही नए पहलू दिखाए और अपनी खुद की यादों में झांकने का मौका भी दिया। सुनने वालों के लिए ये निश्चित रूप से खुद के अनुभवों और अपने बचपन की यादों को पीछे मुड़कर देखने का एक शानदार बहाना होगा। इस विचार विमर्श में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।